क्या आप लोगों ने चेस खेला है? क्या आपने क्रिकेट खेला है? अगर आपने चेस खेला है तो आपको पता होगा कि घोड़ा 2.5 कदम चलता है। सोचिए कि हम उसको 2.5 कदम ना चलाकर सीधे चलाते और क्रिकेट में एम्पायर ही ना होता, कौन बताता कि रूल क्या है, कौन कहता कि आउट है, कौन कहता छक्का है, कौन कहता चौका है। ऐसे ही कुछ सवाल, मतलब कि रूल एंड रेगुलेशन से मिलते हुए सवाल हम जानेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो वेलकम टू रियल ऑनलाइन क्लासेस, मैं सचिन सोलंकी, आपका पॉलिटिकल साइंस टीचर। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। क्या है कि चैप्टर नंबर 2 सुन के आप सब बोल रहे हैं कि सर चैप्टर नंबर 2 तो इंडियन राइट्स था। अरे सीबीएसई ने सिलेबस चेंज किया तो चैप्टर तुम्हारा हटा दिया राइट्स वाला। खुश हो जाओ, एक चैप्टर हटा दिया सीबीएसई ने, एक क्या अभी तो एक दो चैप्टर और हटाए हैं उन्होंने। तो हम चैप्टर नंबर 2 अब आपका कौन सा हो गया? इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन को। क्या है कि हम यहाँ पढ़ेंगे इलेक्शंस के बारे में, पढ़ेंगे कि किस तरीके से डेमोक्रेसी में इलेक्शंस वगैरह होते हैं और क्या इन इलेक्शंस की इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इंपॉर्टेंट से याद आया कि हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है इलेक्शंस की, उस चीज को भी जानेंगे और ये भी जानेंगे जो रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब कि रिप्रेजेंट करते हैं हमको पार्लियामेंट में, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। अच्छा सोचिए, थोड़ा सा दिमाग पर जोर लगाइए कि अगर इलेक्शंस होते ही ना, इलेक्शंस नहीं होते, हमारे ऊपर जो रिप्रेजेंटेटिव है वो ही नहीं होते, तो क्या हम प्रॉपर तरीके से किसी भी चीज का फैसला ले पाते? सोचिए। अच्छा एक बात सोचिए, एक बात बताता हूं मैं आप लोगों को। क्या होगी, किसी चीज के लिए फैसला लेना है तो कोई भी पॉइंट, जैसे कि हमें अपना रोड बनाना है, रोड के लिए फैसला लेना है, तो रोड बनाने के लिए फैसला लेना है, तो गली के सारे लोग एक साथ बैठेंगे, एक साथ बैठ के सारे लोग फैसला कर रहे हैं कि हाँ, तो क्या लगता है कि सारे लोग एक पॉइंट पे एग्री होंगे? कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जो कि एग्री नहीं होगा। तो क्या फैसला लिया जाएगा? क्योंकि जब फैसला ले रहे हैं सब लोगों का एग्री होना जरूरी है। तो यही चीज चलो छोटे एरिया के लिए पॉसिबल है, वहीं हम अपनी एक डिस्ट्रिक्ट की बात करें, लाखों लोगों की बात करें, क्या सबके घर पे जा जाके पूछते कि हाँ रोड बना दें क्या, हाँ कुछ कर लें क्या? तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता। एक डिस्ट्रिक्ट के लिए कोई डेवलपमेंट की बात करनी है और वहां पर कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है पार्लियामेंट में, तो कौन बात करेगा? क्या सारे लोग एक साथ जाएंगे गवर्नमेंट बनाने कि मैं बनूं? तो उसी चीज के लिए इलेक्शंस कराए गए कि कौन कौन खड़ा होगा, कैसे इलेक्शंस होंगे, उस चीज के लिए। और अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी की तो सीधी सीधी फॉर्म ही थी कि लोगों के द्वारा बनाई हुई सरकार और लोगों के लिए काम करेगी। तो उसी सरकार के लिए बात करें, सरकार कैसे बनाई कि लोगों के द्वारा, अरे द्वारा के किसी व्यक्ति को पकड़ा और खड़ा कर देगी, ये जीतेगा, या किसने खड़ा किया और कौन था जीतने वाला और कैसे जीता, इन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पर जान रहे हैं। क्या है कि एक और चीज के बारे में लेकिन चलो देखो, आप एक छोटा सा पॉइंट समझें कि हम इलेक्शंस नहीं कराते तो कैसे हम रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, मतलब कि हमारे ऊपर जो कैंडिडेट है वो कैसे विनर कैंडिडेट चुनते। क्या होता कि हम एज या एक्सपीरियंस के बेसिस पे देख लेते कि एक एज के, एक एक्सपीरियंस के 4 से 5 लोग एक ही जगह पे बैठे हुए हैं, बोलेंगे इसको हम अपना अध्यक्ष चुन लेते हैं। अब चारों पांचों लोग सेम एज ग्रुप के हैं, एक को एक से ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो कैसे चुनते? अच्छा उनको चुनना होता तो कौन चुनता? ये सारी चीजें अब बोलते कि सर हम आपस में वोट डाल लेते कि जिसको हम मानते वो चुन लेते। अरे भैया वोट डाल दे, ये भी तो एक इलेक्शन है। तो ऐसे ही इलेक्शन के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। देखो इलेक्शन दो टाइप से होता है, एक तो एफटीपीटी और एक प्रोपोर्शनल के तरीके से। एफटीपी की बात करेंगे, क्या है कि ये एक हमारे इंडिया में जो फॉर्मूला यूज किया जाता है ये वो वाला है जिसमें बोला जाता है कि मेजॉरिटी के बेसिस पे, किसके बेसिस पे? मेजॉरिटी के बेसिस पे जो जीतेगा वो इलेक्शन जीत जाएगा, उसके बारे में यहां पर बताया जाता है। कैसे? जस्ट इमेज सपोज करो कि एक सीट के लिए 4 कैंडिडेट खड़े हैं, एक सीट के लिए 4 कैंडिडेट खड़े, मतलब कि जिसको वोट ज्यादा मिलेंगे वो जीत जाएगा। जैसे कि 100 वोट हैं, इनमें से 4 कैंडिडेट को जिसको वोट ज्यादा मिलेंगे वो जीत जाएगा, मतलब कि सबको 25+1 चाहिए कि 25 में तो पार्टिसिपेशन हो गया कि हाँ 4 लोगों के बट में 25-25 वोट आ रहे हैं। अब क्या है, किसी व्यक्ति के अगर 25+1 मतलब कि 26 वोट आ गए तो वो जीत जाएगा। तो यही वाला कि जितने जिसके मेजॉरिटी में वोट आएंगे वो जीतेगा।
बात समझ आ रही है? तो ये वाला इलेक्शन, जैसे कि आपकी क्लास में इलेक्शन होता है, क्लास में क्या मॉनिटर के लिए इलेक्शन वगैरह हो है, आपकी स्कूल्स में हेड बॉय के हेड गर्ल के लिए इलेक्शन वगैरह होते होंगे, तो आप लोगों ने वहां देखा होगा जिसकी मेजोरिटी में बच्चे ज्यादा वोट देते हैं वो जीत जाता है। अब ये फर्क नहीं पड़ता कि 1 वोट ज्यादा है, 2 वोट ज्यादा है या 10 वोट ज्यादा है, इसी चीज से कि जिसकी जितनी मेजोरिटी वो इलेक्शन में जीतेगा। ऐसे ही एक एग्जांपल की बात करते हैं, यहाँ पे कांग्रेस की जो 1984 में इलेक्शन जीतती है, और इलेक्शन कितना जीतती है, बहुत ही बड़ी बहुमत से जीतती है कि इंडिया के 80% सीटों पर उसी का राज होता है। अगर हम बात करें कितनी सीटों पर इलेक्शन हुआ हमारे इंडिया में, 543 सीट पे इलेक्शन हुआ, जिसमें से 80% सीटों पर जीत मिली कांग्रेस को। 80% सीट जीती है कांग्रेस, कब? 1984 में। अब एक पॉइंट कि लेकिन इसको वोट तो 48% ही मिले थे, 100% में से 48% वोट मिले और सीट जीती इसने 80%। थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं हो गया कि 48% वोट के साथ में 80% सीट कैसे? अब हम बताएंगे कैसे। हमने बताया तो कि किसी को, जैसे कि अब जीतने के लिए कितनी सीट चाहिए थी, 100 में से 25 सीट चाहिए थी, 26 सीट चाहिए थी। अब 26 में से किसी को, मान लो किसी को भी 26 सीट नहीं आई, किसी भी व्यक्ति के 100 वोट पूरे डले ही नहीं, 100 वोट पूरे डले ही नहीं, वोट बहुत कम डले, और जिसमें से 26 किसी के आए नहीं, किसी की सीट आई 15, किसी की आई 18, किसी की 17 और किसी की आ गई थी 19 वोट जिसके आए ना वो जीत जाएगा। अब फर्क नहीं पड़ता कि 26 आए कि नहीं आए, कि टोटल जो वोट पड़े थे उसमें से किस कैंडिडेट के सबसे ज्यादा वोट थे वही जीतेगा। अब ये नहीं देखा जाएगा 100% वोट में से 26 सीट लाएगा तभी जीतेगा, 26 सीट से फर्क नहीं पड़ेगा, सॉरी 26 वोटों से फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क किससे पड़ेगा, किस व्यक्ति के सबसे ज्यादा वोट आए हैं। तो क्या है कि ऐसे ही 48% वोटों के साथ में 80% कांग्रेस ने जीती। बात क्लियर हो रही है? तो यही तो एफटीपीटी में आता है कि जो चीज इलेक्शंस में मेजॉरिटी के बेसिस पे, जो व्यक्ति मेजॉरिटी के बेसिस पे जीत रहा है वही वहां का कैंडिडेट मतलब कि रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। अब ये रिप्रेजेंटेटिव के काम क्या थे, वो वोट कौन डालता है? वोट तो हम लोग, आप लोग, हमारे मम्मी पापा यही लोग तो डालते हैं। अब ये वोट वगैरह डालते हैं तो इसका भी एक वो है कि हर व्यक्ति के वोट की वैल्यू इक्वल रहती है। अब कभी आपने देखा है कि पड़ोस वाले अंकल की वोट की वैल्यू दुगनी थी हमारे घर के वोटों से? होता है कैसे कि हमारे पापा के वोट की एक वैल्यू और बगल वाले पड़ोसी अंकल की 2 वैल्यू। ओहो, ऐसे कैसे भैया? ऐसा नहीं होगा, आपस में झगड़ा हो जाएगा पापा जी में और पड़ोसी अंकल में, ऐसा ना हो इसके लिए बोला गवर्नमेंट ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने ही पहले बोल दिया था कि हर किसी के लिए इक्वल वोट, 1 पर्सन 1 वैल्यू, इक्वल वैल्यू, वही चीज बोल दी। और एक पर्सन के पास एक ही वोट है, ऐसा नहीं है कि मैं एक बार डाला, अरे एक और बार डाला हूं, चलो एक और वोट डाला हूं, ऐसा नहीं होगा। ये चीज कहां बोली? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अब इलेक्शंस कराएगा कौन? अब ये भी तो पॉइंट उठता है कि इलेक्शन कराएगा कौन? इलेक्शन कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन। कौन कराता है इलेक्शन? इलेक्शन कमीशन, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बारे में साफ साफ लिखा गया है कि इलेक्शंस यही कराएगा। बात समझ आई? तो इस तरीके के इलेक्शंस। अब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन कौन करा रहा है इलेक्शंस? इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन कैसे कराता है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराता है। क्या कराता है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और हमारे इंडिया में किस तरीके से इलेक्शन कराए जाते हैं? एफटीपीटी, मतलब कि मेजॉरिटी के बेसिस पे जिसके जितने वोट आते हैं वो इलेक्शन जीत जाता है और उस एरिया का रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है। जैसे कि एमपी और एमएलए होते हैं। क्या होते हैं? एमपी और एमएलए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा राज्यसभा के बारे में, लेकिन यहां सिर्फ पॉइंट्स को समझो। देखो बहुत ही बेसिक से उठाया है मैंने,
बहुत ही लोअर से लेके चल रहा हूं, जिससे कि आप लोगों को 1% भी दिक्कत ना हो। आप लोग 10th क्लास में वैसे इलेक्शंस वगैरह के लिए डेमोक्रेसी वगैरह के बारे में पढ़ के आए होंगे, तो ये क्या है, नेक्स्ट स्टेप है उसका। नेक्स्ट स्टेप थोड़ा सा लगेगा क्रिटिकल, लेकिन है बहुत ही सिंपल। बस आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को 1 से 2 बार देखना है। वीडियो को देखने के बाद में आप लोगों को एक बार उस टॉपिक को रीड कर लीजिएगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। तो क्या है कि यहां हम बात कर रहे थे कि जो मेजॉरिटी के बेसिस पे जीत रहा था उसको क्या बोलते हैं, प्लूरैलिटी सिस्टम भी बोला जाता है। अब बात करते हैं इस सिस्टम की, प्रोपोर्शनल सिस्टम की। क्या है ये प्रोपोर्शनल सिस्टम भी इंडिया में यूज किया जाता है। कहां किया जाता है, जहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री वगैरह के चुनाव होते हैं, जहां इनडायरेक्टली इलेक्शंस की बात आ गई इंडिया के अंदर, ये सिस्टम लागू हो गया। कभी सुना है कि पापा वोट डालने गए थे, पापा गए थे बाहर, पापा से पूछा पापा कहां गए थे, पापा जी ने बताया बेटा वोट डालने गया था। किसके वोट, अरे तुम्हें पता नहीं है राष्ट्रपति के वोट डल रहे हैं, मुझे ले गए मैं वोट डाला। कभी हुआ है ऐसा, ना ना ना। उनके वोट कौन डालते हैं, एमपी और एमएलए चुनते हैं। आपको बात समझ आ रही है, स्टेट असेंबली प्लस राज्यसभा के कैंडिडेट सी तो चुनकर लेके जाते हैं राष्ट्रपति को, यही वाली चीज। अब चीज क्लियर हो रही है, बातें क्लियर हो रही है। तो यही चीज क्या है कि अब इनडायरेक्टली इलेक्शंस हो रहे थे, वही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन था। प्रधानमंत्री वगैरह को कौन चुनता है, एमएलए सीधे चुनते हैं, लोकसभा के सदस्य मिलके ही तो चुनते हैं। अब इनडायरेक्टली हम ही तो चुन रहे हैं उसे। अब हम कैसे चुन रहे हैं, जैसे कि अब हम अपने स्कूल की बात करते हैं, स्कूल में हेड बॉय और हेड गर्ल का चुनाव होना है। अब स्कूल में हेड बॉय और हेड गर्ल का चुनाव होना है। चुनाव क्या है कि हर क्लास से एक व्यक्ति वोट देगा, सिर्फ एक ही व्यक्ति, और वो व्यक्ति हुआ क्लास का मॉनिटर। बात समझ आ रही है। अब जो क्लास के मॉनिटर जिस भी बच्चे को वोट दे के आया होगा हेड बॉय हेड गर्ल के लिए, तो वो आप सबको रिप्रेजेंट कर रहा होगा वहां पे अपनी क्लास को। जैसे कि 11th क्लास का मॉनिटर हेड बॉय हेड गर्ल के लिए इलेक्शन के लिए वोट डाल के आया, तो पूरी 11th क्लास के बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है वहां पे। ऐसा नहीं है कि अकेला खुद का ही पर्सनल वोट था, नहीं नहीं नहीं, वो आप सब लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा था कि 11th क्लास से वोट आया है। बात समझ आई। तो क्या है, ऐसे ही एमपी एमएलए होते हैं जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में बड़े इलेक्शंस, मतलब कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री वगैरह के इलेक्शंस के लिए। बात क्लियर हो रही है, चीजें क्लियर हो रही है। हाँ, मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो। अच्छा, अब आगे बात करते हैं। आगे क्या बात करें, इंडिया में 2 तरीके के इलेक्शन, मतलब वर्ल्ड में भी बात करें, वर्ल्ड में भी 2 प्रकार का इलेक्शन होता है, एफटीपीटी और प्रोपोर्शनल। और क्या है, आज के टाइम पे डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के 100 से अधिक देशों में डेमोक्रेसी है, उन सब देशों में डेमोक्रेसी है। तो हर जगह क्या है, इलेक्शंस के बेसिस पे ही चुना जाता है कैंडिडेट्स को। जहां डेमोक्रेसी आई वहां कॉन्स्टिट्यूशन आया, कॉन्स्टिट्यूशन आया वहां आ गया इलेक्शन। लेकिन काफी सारे ऐसे देश भी हैं जो अभी नॉन डेमोक्रेसी है, और किसी किसी में डेमोक्रेसी है, तो वहां इलेक्शंस वगैरह सिर्फ नाम मात्र के लिए ही होते हैं। वहां सिर्फ एक ही पार्टी रहती है। हम अपने पड़ोसी की बात कर लें, जिसकी वजह से आज हम घर में कैद हैं। कौन सा, चाइना। वेरी गुड। तो चाइना के बारे में बात करें, एक ही पार्टी है बच्चे, एक ही पार्टी कौन सी, सीसीसीपी। ओह, मेरा मार्कर भी खत्म हो गया। कौन सी पार्टी, सीसीपी, कम्युनिस्ट पार्टी। वहां क्या है, इसके साथ 8 पार्टीज और हैं। लेकिन क्या हुआ कि 8 पार्टीज जरूर है, लेकिन अगर किसी कैंडिडेट को खड़ा होना है तो सीपी पार्टी की पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, तब जाके आप इलेक्शन में खड़े हो सकते हो। बात क्लियर हो रही है। तो ऐसी चीज, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, जिसका मन जो चाहे वो कैंडिडेट खड़ा हो सकता है। आपने कभी कभी तो किसी सीट पे देखा होगा, एक ही सीट पे 50 से ज्यादा लोग खड़े रहते हैं, तो जीत जाए। अब बात करते हैं इन फॉर्म्स की। देखो क्या है कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, मैंने इसको डिफरेंस किया है। क्या है डिफरेंस, कैसे बताया कि ये तो इनडायरेक्टली वाला इलेक्शन था, लेकिन काफी सारी कंट्रीज में इसी के बेसिस पे इलेक्शन होता है, जिसमें एक इजराइल है, नीदरलैंड वगैरह है। और एफटीपीटी की बात करें, ये यूके में और इंडिया में इसी के बेसिस पे इलेक्शन होता है। जहां हम बात करते हैं, कंट्री इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल ज्योग्राफिकल यूनिट्स कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल और डिस्ट्रिक्ट्स। आप ये डिस्ट्रिक्ट्स की बात कर रहे हैं यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन कि एमपीस और एमएलएस में छोटे छोटे एरिया को जो डिवाइड कर दिया जाता है। आपका डिवाइड क्या, आपको देखा है कि आगरा मथुरा का एक एमपी थोड़ी ना, हाँ आगरा का अलग मथुरा का अलग। अब मथुरा में भी क्या है, कई सारे एमएलएस कि किसी ब्लॉक का कोई, किसी ब्लॉक का कोई, ऐसे एमएलएस बने हुए हैं। तो क्या है कि छोटे छोटे एरियाज के लिए, अब एमएलए के नीचे कौन आ जाते हैं, प्रधान वगैरह होते हैं, तो अपने अपने एरिया को रिप्रेजेंट
कर रही हैं। वहीं अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, यहां क्या होता है कि बहुत ही लार्ज एरिया, जैसे हम बात तो कर रहे थे पीएम की, पीएम क्या है पूरे इंडिया का ही तो होता है, जब इंडिया का हो गया पूरे इंडिया का पीएम होगा तो लार्ज एरिया हो गया, और लार्ज एरिया क्या कभी कभी तो पूरी कंट्री के लिए एक ही इलेक्शन होता है, एक ही बंदा इलेक्ट होता है। जैसे कि प्रेसिडेंट की बात करें, ये क्या हो देखो कॉन्स्टिट्यूंसी द एंटायर कंट्री में बी अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूंसी, तो पीएम के लिए प्रेसिडेंट के लिए पूरी कंट्री ही तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी बन गई, एक एरिया बन गया ना पूरा। और वहीं एमएलए और एमपी के लिए जो मेजॉरिटी बेसिस पे देखा जा रहा था वो छोटे छोटे एरिया में बट गया। बात क्लियर हो रही है, चीजें समझ आ रही है। चलो फिर आगे बात करते हैं। अब बात करें एवरी कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव, क्या होता है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब कि एक एरिया का एक ही रिप्रेजेंटेटिव होगा। कभी आपने सुना है कि आप अपने मथुरा की बात करें कि एक ही तो एमपी है हमारे एरिया की, क्या नाम है उनका, हेमा मालिनी जी। अब सुना है कि हेमा मालिनी जी के साथ दूसरा भी सांसद है हमारे यूपी, सॉरी मथुरा का, एमपी का नहीं है ना, सॉरी मथुरा का दूसरा एमपी तो नहीं है, एक ही तो है हेमा मालिनी जी। तो क्या है कि अपने एक कॉन्स्टिट्यूंसी का एक ही रिप्रेजेंटेटिव होगा। यहाँ क्या है कि इलेक्ट एक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कई सारे रिप्रेजेंटेटिव्स वगैरह हो सकते हैं। अब बात करें वोटर्स वोट फॉर कैंडिडेट, वोटर्स क्या है, आप अपने एरिया में जो वोट देते हैं, हम अपने एमएलए को वोट देते हैं, तो क्या है कैंडिडेट को वोट देते हैं। कैंडिडेट के बेसिस पे ही तो देखा जाता है कि किस तरीके से वोट दिया जाए, किसको हम वोट दें, किसको वोट ना दें। अब यहाँ बात करें, यहाँ क्या है एक पार्टी को वोट दिया जाता है। जब पीएम चुना जाता है वो पीएम किस बेसिस पे, पार्टी का ही तो चुना जाता है। जैसे कि आज के टाइम पे बीजेपी की मेजॉरिटी थी, बीजेपी की मेजॉरिटी थी, तो पीएम किस पार्टी का है, बीजेपी, कौन सी, भारतीय जनता पार्टी। कौन है हमारे देश के पीएम साहब, मोदी जी। अब क्या है, तो यहां क्या देखा जाता है प्रोपोर्शनल में कि पार्टी देखी जाती है। वहीं हम बात कर रहे थे एफटीपीटी में क्या देखा जा रहा था, कैंडिडेट देखा जा रहा था। अब आगे बात करें कि यहां क्या है, मोर सीट्स एंड वोट लेजिस्लेचर, अब पार्टी में गेट मोर सीट्स देन वोट्स इन द लेजिस्लेचर, क्या है कि पार्टी कई सीट्स ले सकती है, वोट वगैरह डलवाए जा सकते हैं। यहां बात क्या है कि यहां किस बेसिस पे देखा जाता है, जब पार्टी चुनी होगी कि जितने परसेंट वोट आए होंगे उतनी ही परसेंट इन्हें सीट दी जाएंगी। ऐसा नहीं हुआ जैसे कि मैंने बताया था 48% वोट थे और 80% सीट थी, ऐसा नहीं होगा। यहां क्या होगा, अगर 48% वोट है तो लास्ट 49 या 50 सीट दे दी जाएंगी इन्हें। ऐसा नहीं होगा कि इनके क्या है वोट जो जितने आएंगे उतनी ही इन्हें सीट मिलेगी। एवरी पार्टी गेट्स सीट्स इन द लेजिस्लेचर इन द प्रोपोर्शन ऑफ परसेंटेज ऑफ वोट्स देन इट्स गेट, जो वोट्स उन्हें मिलेंगे टोटल उसके बेसिस पे ही इनकी पार्टी की को सीट प्राप्त होंगी। यहाँ क्या है, जो मेजॉरिटी में आए थे कैंडिडेट्स उसके बेसिस पे देखा जा रहा था। कैंडिडेट्स नहीं है, देखो इसमें क्या था 50% प्लस 1। अब कोई कैंडिडेट खड़ा है तो मैंने जैसे बताया 26 सीट होंगी या 26 सीट भी ना हो, जिसकी मेजॉरिटी होगी उसके बेसिस पे यहाँ पर चुन लिया जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, कैंडिडेट हु विंस द इलेक्टेड गेट्स मेजॉरिटी ऑफ वोट्स, यहाँ वोट्स की जितनी मेजॉरिटी होगी वो एक ही तरीके का, लेकिन यहाँ पॉइंट्स में अलग इस तरीके से है कि सीट उनको दी जाती है जितने परसेंट वोट होते हैं। यहाँ क्या है कि 50% मेजॉरिटी आ गई, ठीक है, नहीं आई तब भी ठीक है, क्यों, तो ये नहीं आएगी तो किसी को मिलेगा 42 और 42 वोट सबसे ज्यादा है, 42% सबसे ज्यादा है तो इसी का बन जाएगा। लेकिन यहाँ अगर तय है 50% पे ही सरकार बनेगी 50, तो यहाँ 50% ही वोट आने चाहिए। अगर इससे कम आए तो आपकी सीट नहीं बनेगी, चाहे आपके 49 भी आए तो आपको इलेक्ट नहीं किया जाएगा। यहाँ इस तरीके से है जिसको प्रोपोर्शनल बोला जाता है। अब यूके एंड इंडिया में एफटीपीटी यूज किया जाता है और इजराइल और नीदरलैंड में कौन सा यूज किया जाता है, प्रोपोर्शनल यूज किया जाता है। तो क्या है कि हमने दो सिस्टम को पढ़ा, यहाँ पर एक प्रोपोर्शनल को पढ़ा, एक एफटीपीटी को पढ़ा। तो इन दो सिस्टम को हमने जाना कि इलेक्शन इंडिया में इलेक्शन सिस्टम कैसे होता है, क्या होता है, और इंडिया में इलेक्शन कौन कराता है, कौन कराता है, इलेक्शन कमीशन। तो आप मुझे बताओगे जब इलेक्शन कमीशन बना था तो उसके फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, इलेक्शन कमीशन के फर्स्ट चेयरपर्सन कौन थे। आप लोगों के सबके कमेंट सेक्शन में आंसर आने चाहिए, जब आप वीडियो देख रहे हो जो आपको समझ आ रहा है तो आंसर्स तो आने चाहिए भाई, इतना तो होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।